सभी को नमस्कार। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हम लोग अभी लगभग 6-7 लोग हैं। ये स्पेशली फेलोशिप ग्रुप के लिए ही है, लेकिन बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि इनविटेशन लिंक में आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली आज हम लोग दो बहुत ही पिकुलियर, बहुत ही अजीब टाइप की दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे। डीवीटी अर्थात डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है आगे बात करेंगे। और दूसरा है हाइपोलोडोसिस। ये लॉर्डोसिस वर्ड तो आपने कई जगह सुना होगा, ये हाइपो शब्द भी आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आज से पहले ये दोनों वर्ड एक साथ आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, हाइपो और लोडोसिस एक साथ। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, परंतु इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले अभी जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने के कुछ मिनट पहले ही श्री अनिल भटेजा जी ने एक मैसेज भेजा, और वो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी मेरे को लगा वो मैसेज का, इसीलिए मैंने सोचा कि सेशन को प्रारंभ करने से पहले इस विषय पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने मैसेज भेजा था कि अचानक किसी को पैल्पिटेशन बढ़ जाए, मतलब पैल्पिटेशन होने लगे, घबराहट होने लगे, तो और हमारे सामने ही हो गया ऐसा चीज़, ठीक है, उसको अक्सर हो जाता है तो वो हमारे पास आया, तो उसके लिए तो एक अलग मेथड है। लेकिन अगर किसी को हमारे सामने ही हो गया तो हम क्या कर सकते हैं वैसे कंडीशन में? तो सबसे पहले तो हमें देना पड़ेगा 15 लेफ्ट मेडुला मल्टीप्लाइड 3। ये 15 मेडुला जो हम लोग दे रहे हैं एसिटिलकोलाइन के लिए, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड दे रहे हैं ताकि ये वेसो डायलेटर का काम करे, नसों को फैलाने का काम करे। जाहिर सी बात है, किसी को जब पैल्पिटेशन होगा तो उसका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बीपी भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसको घबराहट होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे, गर्मी लगने लगेगी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे हम उनको 15 लेफ्ट मेडुला 3 बार देंगे तो इतने देर में ही उनकी घबराहट थोड़ी सी कम होने लगेगी। थोड़ी सी घबराहट कम होने लगी, अभी लेटने के कंडीशन में आ गए तो उनको लेटाएंगे, लेटा करके CNNS गैस ऑल 3 साइड वाला 3 बार देंगे। इतना देते देते तक, ये 3 बार देते देते तक उनकी परेशानी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में उनको पी हेपरिन दे देना है। पी हेपरिन के बाद एक फिजिकल पॉइंट आता है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं भी पता होगा तो यूट्यूब चैनल पे, ओह सॉरी वो चैनल तो अभी चल ही नहीं रहा, जिनके पास नहीं होगा सुल्टा उल्टा का वीडियो, तो आप लोग मेरे को मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ये एल्बो से रिस्ट तक देते हैं, 6 बार सीधा देते हैं, 6 बार इसको, मतलब 6 बार देते हैं हथेली को आकाश की तरफ करके, और 6 बार देते हैं हथेली को धरती की तरफ रख के। तो इसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा एक। तो पी हेपरिन के बाद ये सुल्टा उल्टा दे देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतने में ही उनकी प्रॉब्लम 90-95% तक दूर हो जाएगी। बट हाँ, उनको हिदायत देना है कि अगर ये पैल्पिटेशन बढ़ा, देखिए पैल्पिटेशन बढ़ने के कुछ एक करंट कॉजेज होते हैं, जैसे अचानक कोई डरावना न्यूज सुन लेना, या अचानक कोई दुखी वाला सैड न्यूज सुन लेना, इस टाइप से होने से भी थोड़ा सा पैल्पिटेशन हो जाता है, परंतु ये बहुत रेयरली होता है। अधिकतर लोगों का पैल्पिटेशन जो होता है वो करंट नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब उनके अंदर काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही थी। और गड़बड़ी क्या चल रही थी? ट्राइग्लिसराइड की गड़बड़ी चल रही थी। तो उनको ये हिदायत देना है कि देखो अभी तो हमारे सामने बैठे थे आप, तो ये ट्रीटमेंट दिया आपको मैंने, अभी आपको अच्छा लग रहा है, परंतु अगले 12-14 दिन आप लगातार आके मेरे पास ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, नहीं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगी। हो सकता है अभी 3-4 महीने के अंतराल पे होता है, बाद में हर महीने में होने लगे, बाद में हर हफ्ते में होने लगे,
तो अभी आप 12-14 दिन आकर के ट्रीटमेंट ले लीजिए, और 12-14 दिन वो ट्रीटमेंट लेने आएंगे, उनको कुछ नहीं देना है। पहले देना है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट दे देना है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है अनिल जी? जी सर, थैंक यू। थोड़ी सी आवाज बीच में कट गई थी, पता नहीं कारण। अच्छा चलिए, रिकॉर्डिंग में सही आई होगी, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगा। जी थैंक यू। चलिए, तो अब आज सर मेरी क्वेरी भी वंदना जैन की क्वेरी काफी दिन से चल रही है। हाँ रुकिए, क्वेरी वो के ठीक नहीं हो रही है, आराम नहीं आ रहा उनको। कोई नहीं, अभी बात कर लेंगे उनके विषय में भी आपसे अभी, लेकिन अभी क्वेरी का सेशन नहीं है, अभी 2 डिजीज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो थोड़ा सा इस क्वेरी के विषय में बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, चलिए थैंक यू। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के दोनों डिजीज के विषय में बात करना। तो सबसे पहले बात करेंगे डीवीटी के बारे में, अर्थात डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखिए, एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि आर्टरीज जो होती है, आर्टरी मतलब ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाने वाली, ये बहुत गहराई में होती है। ये स्किन के ऊपर से आपको दिखेगी नहीं, मसल में टच करके आपको अनुभव नहीं होगा, ये बहुत गहराई में होती हैं आर्टरीज। बाहर की तरफ कौन होते हैं? वेन्स होते हैं, जो पूरे शरीर के ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये वेन्स जो होते हैं ये बाहरी परत पे होते हैं, माने स्किन से आपको दिखाई देंगे, चाहे आप टच कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, कुछ अंदर भी होते हैं, वही जो मसल्स के अंदर घुसे हुए होते हैं, जो ना तो हमको दिखाई देते हैं और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, उन्हीं को डीप वेन कहते हैं। इतना समझ में आ गया डीप वेन क्या चीज़ है? अंग्रेजी के शब्दों को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं भी पता ही है मेरी अंग्रेजी कितनी है सुबह से लेकर शाम तक, बस तो खैर फिर भी अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाता है। तो डीप वेन का मतलब हो गया कि ऐसे वेन्स जो हमें दिखाई नहीं देते या हम उनको छू नहीं सकते, उनको हम डीप वेन कहेंगे। अब बात आती है थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है भाई? तो थ्रोम्बोसिस एक तरह का वेरिकोज वेन है, जो बाहर की वेन्स है जो हमें दिखाई देती है या टच कर सकते हैं, उसमें क्लॉटिंग आ गया तो वो वेरिकोज वेन हो जाता है। और वही डीप वेन जो अंदर की वेन्स है, उसमें अगर कोई क्लॉटिंग हो गया तो वो थ्रोम्बोसिस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये थ्रोम्बोसिस होता है क्या चीज़ है, ये तो समझ में आ गया, ब्लड का क्लॉट होता है। क्यों होता है? अभी क्यों होता है कि पीछे बहुत सारा कारण है। क्लॉट को रोकने का काम कौन करता है? प्लाज्मिन और हेपारिन। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के लीवर में प्लाज्मिन और हेपरिन कम बन रहा होगा, लीवर और लंग्स में, और हो सकता है क्या पक्का ही कम बन रहा होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ठीक करने के लिए हमें लीवर और लंग्स को भी ठीक करना पड़ेगा। तो लंग्स को ठीक करने के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट, अगर आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो नोट भी कर लीजिए, और रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग का भरोसा नहीं है, कई बार रहने के बाद भी नहीं रहती है। जैसे अभी यूट्यूब चैनल का पूरा ही वीडियो नहीं है अपने पास, तो खैर इसलिए नोट डाउन भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला हमें लंग्स को एक्टिवेट करना है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट हो गया ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकंड हमें लीवर को एक्टिवेट करना है। तो लीवर को एक्टिवेट करने के लिए हम देंगे 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6। तो ये दिए, तो इससे लंग्स और लीवर ठीक हो गया, अपना सारा काम करने लगा। अच्छा बढ़िया बात है, सारा काम करने लगा, लेकिन हमें तो मेन काम है प्लाज्मिन और हेपरिन से। तो इसके लिए हमें कोई सा भी एक हेपरिन देना पड़ेगा, वो हम बाद में चूज करेंगे कि कौन सा हेपरिन देंगे। ठीक है, ये पहला कारण मिल गया हमें कि लंग्स और लीवर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए थ्रोम्बोसिस या वेरिकोज वेन, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्लॉटिंग वाला, इवन ब्रेन स्ट्रोक होता है, हेमरेज होता है, इन सब में कहीं ना कहीं ये चीज़ काम में आता है। तो इसको इन सब बीमारियों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, दूसरा 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6। हाँ, इसमें भी 2 अपवाद है। लंग्स कैंसर वाले को ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा, लीवर कैंसर वाले को 1 पॉइंट लीवर नहीं दीजिएगा, बाकी दुनिया में हर मरीज को दे सकते हैं। अब आते हैं आगे, एक छोटी सी फूड चेन की स्टोरी आपको सुनाता हूँ।
हमारा जब अनेकों प्रकार का टेस्ट होता है और उन टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थों के नाम होते हैं जिसके लास्ट में इन होता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनके लास्ट में इन आता है, खास करके अपने मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में। अब एक बंदे को आप लोगों ने भी सुना होगा, यूट्यूब व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि पहले मुझे पढ़ाया गया, फिजिक्स में पढ़ाया गया कि सेल मतलब बैटरी, जीव विज्ञान में पढ़ाया गया सेल मतलब कोशिका, एमबीए करने गया तो वहाँ पे बताया गया सेल मतलब बेचना। तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, अपने हेल्थ सेक्टर के जितने भी वर्ड्स है मैक्सिमम में लास्ट में अगर इन आता है, आई एन, तो वो समझ लेना आप कि वो प्रोटीन से बना हुआ है, वो प्रोटीन का ही एक हिस्सा है। तो वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को समझने का प्रयास करते हैं। प्रो का मतलब हो गया पहले। अब किसके पहले? तो आप लोग जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे उस समय आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रीकर्सर्स होते हैं। अब ये प्रीकर्सर्स क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पहला प्रीकर्सर्स है पेप्सिनोजेन। जैसे ही खाना पहुंचता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच लेवल 3 से नीचे जाता है तो वो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। अच्छा, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट पेप्सिन ही रहता है, पेप्सिनोजन है, फिर पेप्सिन में बनेगा, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो डायरेक्ट पेप्सिन भी तो रह सकता था। तो पेप्सिन डायरेक्ट इसलिए नहीं रहता है कि हमारा जो स्टमक है वो भी तो प्रोटीन है। अगर डायरेक्ट पेप्सिन रहेगा तो हमारे स्टमक को ही डाइजेस्ट कर देगा, 20 मिनट के अंदर स्टमक खत्म। इसलिए वो प्रिकर्सर्स के रूप में रहते हैं। अभी पेप्सिनोजन कुछ नहीं कर सकता है, वो किसी को पचाने उचाने का काम नहीं करता है। उसका काम है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल पीएच 3 से कम आया, अपने आप को पेप्सिनोजन में चेंज कर पेप्सिन में चेंज कर लेना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो प्रो का मतलब समझ में आ गया, प्रिकर्सर्स मतलब ये असली गुनहगार नहीं है, ये उसका पूर्वज है, गुनहगार अभी आने वाला है। तो प्रो हो गया। उसके बाद आ गया वर्ड थ्रम। थ्रम जो है, थ्रम का मतलब होता है गुठली, क्लॉटिंग, थक्का। जो मैंने बताया ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब थक्का, थ्रम्ब है ना, तो थ्रम्ब का मतलब हो गया थक्का, गुठली। प्रो थ्रम्ब बिन, इन लगाने का मतलब कि ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है प्रोथ्रोम्बिन। अभी प्रोथ्रोम्बिन का मतलब तो समझ में आ गया है। अभी ये प्रोथ्रोम्बिन आराम से ब्लड में इधर उधर घूमते रहता है, इसका कुछ भी काम नहीं है। अभी होता क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी घूम रहा है, हमारे ब्लड के अंदर विटामिन के भी घूम रहा है। अब कभी भी ये ऑक्सीजन और ये विटामिन के एक साथ मिल गए तो ये एक जाला बना लेंगे जिसको कहते हैं फाइब्रिन। फाइबर से बना है फाइब्रिन, इसके भी लास्ट में इन है तो ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो अगर विटामिन के और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो ये बना लेंगे फाइब्रिन। अब जहाँ पे वो धागा धागा 8-10 बन गया तो आपस में उलझ के फिर से वो गुठली वाला केस शुरू हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का काम है इन दोनों को मिलने नहीं देना है। जैसे कहीं कहीं होते हैं ना, प्यार के दुश्मन दो को मिलने नहीं देंगे, तो वैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन जो है प्यार का दुश्मन है, ये दोनों को मिलने नहीं देता है। अगर ये मिलने नहीं देता है तो फिर हमारा खून जमता कैसे है?
तो जमने के दो कंडीशन है, कहीं हमें कट लग गया, चोट लग गया, वहाँ से जैसे ही ब्लड बाहर आया, अभी ब्लड में ऑक्सीजन भी है और विटामिन के भी है, प्रोथ्रोम्बिन दोनों को रोक के रखा है। ठीक है, उसने एक हाथ से ऑक्सीजन को पकड़ रखा है, एक हाथ से विटामिन के को पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड जो है बाहर हवा के संपर्क में आया, अलग से एक ऑक्सीजन आके विटामिन के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये दूसरे ऑक्सीजन को तो पकड़ा हुआ है, लेकिन बाहर से एक अलग से ऑक्सीजन आके चिपक गया और उसने फाइब्रिन बना लिया, और ये फटाफट काम होता है सेकंड के 100वें हिस्से में, और उतने देर में ही लाखों जाल वहां पे बन गए, और धीरे धीरे वो ब्लड निकलना वहां से 3 से 4 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। तो इस तरह से क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे। अच्छा, ये क्लॉटिंग हमारे लिए फायदेमंद है। एक बीमारी होती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, जिसमें किसी को कट जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। मतलब उनको क्या बीमारी है भाई, उनके अंदर विटामिन के एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है, क्लॉटिंग भी जरूरी है, नहीं तो खून निकलते ही चला जाएगा। तो ये पहला जो कंडीशन है क्लॉटिंग का, ये फायदेमंद होता है, परंतु एक इसका दूसरा पहलू भी है। चलो कहीं कटा फटा नहीं, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ऑक्सीजन को और विटामिन के को दोनों हाथों से पकड़ के रखा है कि दोनों को मिलने नहीं दूंगा। अभी विटामिन के और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा जब तक बराबर है ब्लड के अंदर, तब तक तो हर एक प्रोथ्रोम्बिन एक एक को पकड़ के रखेगा। अगर ब्लड में विटामिन के का अधिकता हो गया तो क्या होगा, विटामिन के अगर अधिक हो गया तो फिर से वही केस होगा। पहले वाली चीज याद करो, जब कट में मैंने बताया, वैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक हाथ से विटामिन के को और दूसरे हाथ से ऑक्सीजन को पकड़ के रखा है, लेकिन विटामिन के इतना ज्यादा है कि एक अलग से विटामिन के आके ये ऑक्सीजन वाले पे चिपक गया और फाइब्रिन बना दिया। तो फिर से वहां कोई कट फट नहीं लगा, लेकिन वो वेसल्स के अंदर ही क्लॉट बन जाएगा। ये खतरनाक क्लॉट है हमारे लिए, और इसी को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। हालांकि थोड़ा सा जटिल है चीज़ों को समझना, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितने आसान तरीके से इसको बता सकूं अच्छा रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है क्लॉटिंग का। तो विटामिन के हमारे ब्लड में ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले उनको खाने पीने में सख्ती से मना करना है कि 1 साल तक कोई भी खट्टी चीज नहीं लेना है। किसी भी चीज की चटनी, किसी भी चीज का अचार, कोई भी ऐसा चीज जिसमें दही, छाछ, लस्सी डाली गई हो, कोई भी ऐसा चीज जिसमें नींबू मिलाया गया हो, टमाटर मिलाया गया हो, इमली मिलाया गया हो, कुछ भी खट्टा नहीं खाना है 1 साल तक। ये पहला उनको डाइट में प्रिकॉशन लेना है। दूसरा काम ये करना है कि ये विटामिन के का जो अधिकता हो रहा, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में तो प्रॉब्लम है। तो पहला आपने ट्रीटमेंट दिया था ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, उस सेकंड में दिया था 1 पॉइंट लिवर मल्टीप्लाइड 6। उसके बाद आपको देना है 1 गैस, और थर्ड ट्रीटमेंट है ये 1 गैस ओनली 6 वाला। 1 गैस ओनली 6 वाला मतलब हम लोग गैस ओनली थाइस पे देते हैं ना, 1 2 3 पॉइंट पे, वैसा नहीं 1 2 3 4 5 6, उतने देर में ही 6 पॉइंट बना देना है। तो 1 गैस ओनली 6 वाला, ऐसा 3 बार देना है। तो थर्ड ट्रीटमेंट हो गया 1 गैस ओनली 6 वाला मल्टीप्लाइड 3। और उसके बाद फोर्थ में देना है अजय नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद हमें देना है हेपरिन ट्रीटमेंट। तो ये डीवीटी जो है ये मेनली हमारे लिम्स में होती है। लिम्स में मतलब हमारा मेन जो बॉडी पार्ट कहा जाए, तो हमारा मेन बॉडी पार्ट जो है, हमारे जो ग्रोइंस है वहाँ से लेकर के हमारा जो ये क्लेविकल कॉलर बोन है, यहाँ तक हमारी बॉडी है, मेन बॉडी जिसको धड़ कहा जाता है। इसके ऊपर एक सिर लगा हुआ है, नीचे 2 पैर लगे हुए हैं, और बीच में 2 हाथ लगे हुए हैं। तो ये 2 हाथ और 2 पैर, ये लिम्स है।
उपांग कहते हैं, ये मेन अंग नहीं है, उप अंग है। मतलब किसी के दोनों हाथ ना रहे तो वो मर नहीं जाएगा, किसी के दोनों पैर ना रहे तो वो मर नहीं जाएगा, इसीलिए इसको उपांग कहते हैं। तो ये डीवीटी की प्रॉब्लम मेनली उपांगों में ही होती है, हाथों में भी होती है लेकिन बहुत कम, अधिकतर पैरों की तरफ होती है। तो पैरों की तरफ होती है तो वहां पे हम लोग या तो पी हेपरिन सिंपल यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है आप दे सकते हैं उतना 30-35 मिनट का टाइम। तो आपने जो ये चारों दिया उसके बाद आपको मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट देना है। अभी पूरा मल्टी हेपरिन और ये पहले के चारों मिला करके आप देखोगे तो आपको ट्रीटमेंट देने में लगभग 35 से 40 मिनट लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम है आप दे सकते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये ट्रीटमेंट देने के बाद एक फिजिकल पॉइंट भी देना है। पैरों में मतलब लोअर लिम्ब में है डीवीटी तो उनको बॉटम ऑफ फीट देना है, बॉटम ऑफ फीट देना है। और अगर हाथों में है तो उनको फिर वसंती पॉइंट देना है। ये फिजिकल पॉइंट्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये डीवीटी के विषय में जो चीज़ें मैंने बताई वो आप लोग को समझ में आया होगा, ट्रीटमेंट भी समझ में आया होगा। अभी हमारे पास समय है 7:24 हो रहे हैं, तो हम लोग अभी अगर 6 मिनट डिस्कशन भी कर लेते हैं इस डीवीटी के बारे में तो ठीक 7:30 में हम लोग हाइपोलोडोसिस के विषय में बात करेंगे, तो वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो डीवीटी के ऊपर हमने बात करी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर डीवीटी का फुल फॉर्म क्या बोले? डीप, डीप मतलब गहरा, वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जी अनिल जी कुछ पूछना चाहते हैं? सर इसी में पूछना था, विटामिन के की अधिकता हो जाएगी तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा या कैसे ही पता चलेगा? खून गाढ़ा होने लगेगा। खून गाढ़ा तो सर वो तो हम उससे पीएपरिन से भी पतला करते हैं वैसे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही तो बात बताए, अगर शुरुआती लक्षण है, पहले ही कोई कहीं कुछ गए ब्लड टेस्ट कराने के, जैसे मैं आरोग्य पीठ की बात बता रहा हूँ, जब आरोग्य पीठ का नया सेंटर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे पटेल नगर में, पटेल नगर नहीं, राजेंद्र नगर में मेट्रो के पास, तो 18 दिन वहाँ पे 18-19 दिन क्लास चलने के बाद वो बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम था तो वो सीज हो गया था। तो फिर हम लोग यहाँ पे करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास जो लोकेश मुनि का आश्रम है उसके छत पे क्लास करते थे। तो क्लास खत्म होने के बाद हम लोग एक दिन सारे लोग, मैं, पायल मैम और जितने भी उस समय न्यूरोथेरेपिस्ट वहाँ पे क्लास कर रहे थे, हम लोग सभी उतर के नीचे की ओर गए तो नीचे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था। तो वो सबसे पहले तो वेट चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैं ही गया था तो मेरा वेट चेक किया उन्होंने, तो उस समय ठीक था, अच्छा था, 62 था। फिर बोले वो शायद हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं कितना होना चाहिए। तो वो जब हीमोग्लोबिन चेक करके मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने पूछा खाता क्या है, मैं बोला पहले बताओ हुआ क्या है। तो उसने बताया इतना हीमोग्लोबिन तो किसी का मैंने आज तक सुना भी नहीं था, 18.9। तो मैं बोला इससे कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो बोला कि नहीं दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा खून बहुत गाढ़ा है, कहीं भी कट जाएगा तो जल्दी जख्म भर जाएगा। तो मैं बोला चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके कई साल बाद 2021 में मैं एक बार अजय गांधी सर के साथ सोलन जा रहा था, अचानक से रास्ते में ये बात होने लगी तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही कही उन्होंने, कहीं भी जख्म लगेगा। सही में मेरा जख्म बहुत जल्दी भर जाता है, मेरी हड्डी भी टूटते रहती है और टूटती है तो 7 से 8 दिन में जुड़ जाती है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि देखो ये आगे चल के 50 या 50+ होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इंटरनल अगर क्लॉटिंग होने लगे तो इसलिए बीच बीच में मल्टी हेपरिन ले लिया करो। तो मैं हफ्ते में 1 दिन ले लिया करता हूँ, ठीक है। तो अगर इनिशियल कंडीशन है तो सिर्फ पी हेपरिन दे देंगे तो हो जाएगा। एक पेट का कुछ दे दिए, नॉर्मल अजय नॉर्मल दे दिए, पहले दे दिए 22 फिंगर 6 NNS दे दिए, फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल दे दीजिए, उसके बाद पी हेपरिन दे दीजिए। अगर शुरुआत में ही पता चलता है, अभी उसको डीवीटी हुआ नहीं है लेकिन देख रहे हैं कि ब्लड की थिकनेस बढ़ रही है,
तो एक बार उसको विटामिन के का चेकअप भी करा लेना चाहिए। विटामिन के का रिपोर्ट में देख लीजिए कि बढ़ा हुआ है कि नहीं, वहाँ से पता चल जाएगा। अब ये इनिशियल कंडीशन है तो इसको छोटे से ट्रीटमेंट में 15-20 दिन में निपटा सकते हैं। लेकिन जब ये बढ़ के डीवीटी हो गया तो फिर तो उसके लिए लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक एक चीज को ठीक करना पड़ेगा। मल्टीहेपरिन और कहाँ दे सकते हैं? क्लॉटिंग खोलने के लिए कहीं भी दे सकते हैं आप, जहां भी आपको क्लॉटिंग का या जरूरत पड़ता है, क्लॉटिंग को तोड़ना है या किसी भी जमी हुई चीज को तोड़ना है या किसी भी ब्लॉकेज को हटाना है। किसी के शरीर में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं कई बार, हाथों में, बाजुओं में, छाती पे, पीठ पे, वो हाथ लगाते हैं तो पता चलता है क्लॉटिंग्स हो गई है, वहां भी दे सकते हैं? वहां दे सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जो 10 ADR है वो हटा देना पड़ेगा, और जो 18 पेन वाला हेपरिन है, 18 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, वो हटा देना पड़ेगा। ये 18 पेन और क्यों सर क्यों हटाना पड़ेगा सर? अच्छा, क्यों हटाना पड़ेगा? जो सिस्ट होती है, गांठें जो होती है ना, वो हाइपोथाइमस के कारण, मतलब थाइमस या इम्यूनिटी कम होने के कारण होता है, सीधा बात है। तो उस जगह पे एडीआर देंगे तो वो इम्यूनिटी को और डाउन करेगा, इसलिए एडीआर नहीं देंगे। दूसरा बात, 2 पेन जो है वो गांठ को गलाने का काम करता है, 2 पेन। और 18 पेन है प्रोलैक्टिन। देखो अभी क्लास में ही मैंने बताया था ना, प्रोलैक्टिन लास्ट में ही ना आ गया ना, तो ये क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ। तो इसका काम है गांठ बांधना। जैसे हेपरिन का काम है गांठ खोलना, 2 पेन का काम है, सोमेटोस्टेटिन का काम है गांठ खोलना, गांठ को गलाना, तो प्रोटीन का काम है गांठ को बांधना। इसीलिए देखिएगा, एक का नाम है एफ हेपरिन और दूसरे का नाम है एंटी एफ हेपरिन, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, इसलिए 18 पेन वाला नहीं देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते थोड़ा सा हाइपोलोडोसिस के बारे में समझ लेते हैं। ये हाइपोलोडोसिस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि शायद आप लोगों ने कभी ये दोनों शब्द एक साथ नहीं सुने होंगे। आपने हाइपोथायराइड सुना होगा, लंबर लोडोसिस सुना होगा, लेकिन हाइपोलोडोसिस नहीं सुने होंगे। अभी इसको शुरुआत करने से पहले इसका नाम बहुत मजेदार है। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना। कोई भी चीज कम हो गया तो उसको हाइपो बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाइपोलोडोसिस, मतलब कुछ ऐसा मामला है जो कम हो गया है। अभी क्या कम हो गया है यही हमें जानना है। अगर ये जान गए तो हमें पता चल जाएगा हाइपोलोडोसिस क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। अभी आप सभी ने ये गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत जगह पे स्पाइन की फोटो देखी होगी। अगर स्पाइन की फोटो हम पीछे या आगे से देखेंगे तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट एक डंडे की तरह दिखाई देगा, अगर आगे या पीछे से देखेंगे तो। लेकिन अगर हम लेफ्ट या राइट से देखेंगे तो वो 3 कर्व वाला एक सांप की तरह दिखेगा। स्नेक में जैसे कर्व होते हैं ना, अंग्रेजी के सी या फिर अंग्रेजी का एस की तरह सांप में जो कर्व होते हैं, वैसे ही कर्व स्पाइन में भी होते हैं। अभी जो बात मैं बताने वाला हूं, ये पढ़ने और समझने की नहीं है, इमेजिन करने की है। इसलिए थोड़ा देर के लिए आप लोग बस मेरी आवाज़ सुनो, आंखें बंद करो और आप मान के चलो कि आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसके आप लेफ्ट साइड में बाईं तरफ खड़े हो और बाईं तरफ से आप उसको देख रहे हो। उसका कंधा दिख रहा है, उसका बायां फेस दिख रहा है, बायां थाई दिख रहा है, सब कुछ लेफ्ट साइड का उसका दिख रहा है। इन सब चीज़ों को हटाते हुए अगर स्पाइन के पास पहुंचेंगे तो जब हम लेफ्ट साइड से देखेंगे
तो हेड के बाद जो अपना खोपड़ी है, स्कल है, वहाँ से जहाँ से स्पाइन शुरू हुआ है तो वो थोड़ा सी की तरह घुमा हुआ है, मतलब वो आगे गर्दन जो है वो अंदर की तरफ धंसी हुई है, गर्दन की हड्डियाँ। लेकिन ये कंधे को पार करके पीठ तक आते आते ये बाहर की तरफ उभर जाती है और फिर कमर के पास जाके अंदर की तरफ घुस जाती है और फिर सैक्रल में आकर के बाहर की तरफ होकर के फिर टेल बोन में चली जाती है, फिर टेल बोन अंदर की तरफ जाता है। तो आप देखोगे पहला कर्व है एक सर्वाइकल वाला सी कर्व, फिर दूसरा कर्व है थोरासिक वाला, वो उल्टा सी है, फिर तीसरा कर्व है लंबर वाला, वो सीधा सी है, फिर उसके बाद कर्व है सैक्रल वाला, वो भी उल्टा सी है, और उसके बाद टेल बोन वाला, ये सारे उल्टे सी है। तो ये कर्व समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आइए सर, समझ में आया। हाँ, मैंने आंखें बंद करके इमेजिन करने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं कहा था। नहीं, हमने ऐसा ही किया सर। अच्छा, तो समझ में आ गया कर्व ये सारे? जी सर, ये सही है। अब हाँ जी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉर्डोसिस किसको कहते हैं। अब फिर से वैसे ही लेफ्ट साइड खड़े होकर के उनके स्पाइन को देखिए, तो जो गर्दन का सी है, C1 से लेके C7 तक, ये आगे की तरफ धंसा हुआ है, मतलब अंग्रेजी का सीधा वाला सी का तरह है, उनके आगे की तरफ ट्रेकिया की तरफ अंदर घुसा हुआ है। ये अगर ज्यादा घुस जाए तो इसी को लॉर्डोसिस कहते हैं। अब आते हैं दूसरे कर्व पे, थोरासिक वाले, पीठ वाले पे, जिसमें अपना शोल्डर ब्लेड वगैरह सारा कुछ आता है, T8 पॉइंट देते हैं, ADR देते हैं। इस एरिया में जो कर्व है वो बाहर की तरफ है, मतलब उल्टा सी है, आप मान के चलो अंग्रेजी का डी का तरह है। वो जो कर्व है वो और ज्यादा बाहर निकल जाए तो उसको लॉर्डोसिस कहेंगे। और ज्यादा बाहर निकल जाए, ये देखा होगा आपने, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कुब्जता, या कई जगह कुबड़ भी कहते हैं, वो पीठ की एक हड्डी बाहर की तरफ ऊपर की तरफ निकल जाती है, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, तो वो भी एक लॉर्डोसिस है। वैसे ही कमर के पास जो सी है, L1 से L5 तक, वो पेट की तरफ घुसी हुई है, नाभि की तरफ, तो वो और अंदर चला जाए तो वो लॉर्डोसिस हो गया। सैक्रल में लॉर्डोसिस नहीं होता है। तो लॉर्डोसिस समझ में आ गया कि जो चीज जिस तरफ झुका हुआ है, जिस तरफ बैंड है, वो और ज्यादा बैंड हो जाए तो उसको लॉर्डोसिस कहेंगे। ठीक है सर, मैंने किसी पेशेंट का देखा था, लॉर्डोसिस लंबर एरिया में लॉर्डोसिस अंदर वो हड्डी धसी है, गड्ढा सा पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये क्या था, मेरे पास आए जिनके वहां लग रहा गड्ढा ज्यादा गहरा सा हो गया। हाँ, तो वो एक बार MRI रिपोर्ट में देखना पड़ेगा या एक्सरे रिपोर्ट में देख के समझना पड़ेगा कितना वो डिस्टेंस ये डिसलोकेट हुआ है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो पहले इसको हाइपो को समझ लेते हैं। तो लॉर्डोसिस तो समझ में आ गया ना, कि जो चीज़ जिस तरफ झुका हुआ है, जिस तरफ बैंड है, उसी तरफ और अधिक हो जाए तो इसको लॉर्डोसिस कहते हैं। तो अब आते हैं हाइपो। लॉर्डोसिस का मतलब समझ में आ गया कि झुकाव बढ़ जाना। जब इसको हाइपो करेंगे तो इसका मतलब हो गया ठीक उसका उल्टा। जो सी बना हुआ था ना, मान लो कमर का L1 से लेके L5 तक जो सी बना हुआ है, नाभि की तरफ धंसा हुआ, और ज़्यादा धंस गया तो वो हो गया लॉर्डोसिस। और नॉर्मल सी है, वो सी से खड़ा होके आई बन गया, तो मतलब गैप जो ज़्यादा हो गया था, धंस गया था लॉर्डोसिस में, हाइपो में क्या हो गया, वो कम हो गया। तो अब इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। ये जो हाइपोलॉर्डोसिस है, इसको अभी की चलती भाषा में हाइपोलॉर्डोसिस जो वर्ड है, ये जैसे आप लोग गाइटन की बुक या रोजन विल्सन की बुक पढ़ोगे तो वहीं पे मिलेगा हाइपोलॉर्डोसिस। आजकल की बुक पढ़ोगे या टेबल डिक्शनरी में आप देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा हाइपोलॉर्डोसिस, ब्रैकेट में लिखा रहेगा
स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, ये तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, कहीं ना कहीं एमआरआई में, एक्सरे में, कहीं ना कहीं या किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में देखा होगा। ये कमर दर्द है तो कमर दर्द वाले में 70% में यही होता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। मतलब उसको जैसे सी बन के रहना चाहिए था, वो बिल्कुल सीधा होके आई बन गया है। ये वाला सुना होगा आप लोगों ने, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। हाँ जी सर। हाँ, तो इसी को बहुत डीप भाषा में हम लोग हाइपोलॉर्डोसिस कहते हैं। जैसे चलती भाषा में क्या कहते हैं कि यार इसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है। पहले तो लोग कहते थे शुगर है, अभी कहते हैं डायबिटीज़ है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं डायबिटीज़ है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग उसके डीप में जाके बात करेंगे ना, कि आज हम लोग, अब मान लो मैंने किसी दिन भेज दिया मैसेज में कि आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। अरे तो डायबिटीज़ के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ आ गया। डायबिटीज़ के ऊपर 40 मिनट में क्या बात करेंगे? मेरे को तो लगता है कि 14 दिन भी कम है। तो मैं जब मैसेज भेजूंगा तो उसमें मैं लिख के भेजूंगा टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, या टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, या डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में बात करेंगे, या डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करेंगे। और डीप में जाएंगे तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो जितना अंदर जाएंगे गहराई में उतना अलग अलग चीज़ मिलते जाएगा। तो ये हाइपोलोडोसिस जो है ये बहुत गहरा वर्ड है। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, बस। अब स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन का ट्रीटमेंट हम लोग बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो कॉडा इक्वेना प्लस यूज़ करेंगे, ताकि उसके एंटायर लंबर सेक्शन और नेवल सेक्शन के चारों तरफ जितने भी मसल्स है और ऑर्गन्स है उनको सेट किया जा सके अपनी जगह पे। एक्चुअली देखो, लॉर्डोसिस हो या हाइपोलॉर्डोसिस हो, मतलब सी जो है वो ज़्यादा टेढ़ा हो गया है या ज़्यादा सीधा हो गया है, एक चीज़ समझ में आ रहा है ना कि ये शेप का दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है। शेप चेंज हो गया है, आकार जो है बिगड़ गया है। तो आकार क्यों बिगड़ गया ये हमें समझना पड़ेगा। अभी मान के चलो हम में से हल्का फुल्का सबसे कौन है, चलो मान के चलता हूँ मैं ही सबसे हल्का फुल्का हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो दो थोड़ा बलवान लोग हैं, जैसे कि मान लो एक अनिल जी हैं और एक आशीष जी हैं। एक ने मेरे को आगे से धक्का दे के रखा है और एक ने मेरे को पीछे से धक्का दे के रखा है। समझ लो, आगे से अनिल जी है, पीछे से आशीष जी है। दोनों का धक्का बराबर है, इसलिए मैं सीधा खड़ा हूँ। और जब तक दोनों का धक्का बराबर रहेगा मैं गिरूंगा नहीं, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए। जो भी होगा पहले इनको होगा, मेरे को नहीं होगा। तो इस कहानी में समझने का प्रयास करना, मैं स्पाइन हूँ, मैं रीढ़ की हड्डी हूँ, और ये अनिल जी जो मेरे आगे हैं और आशीष जी मेरे पीछे हैं, ये हमारे सपोर्टिंग मसल्स है। जब तक ये दोनों सही है, बीच में मैं स्पाइन हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर मेरे में कुछ बदलाव लाना है, मेरे को कमज़ोर करना है, तो पहले इन दोनों को कमज़ोर करना पड़ेगा। अभी सपोज थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं अनिल जी थोड़ा सा कमज़ोर हो गए, तो भी आशीष जी तो अपना पूरा बल लगा रहे हैं और अनिल जी का बल थोड़ा सा कम हो गया। तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाऊंगा। यही चीज़ होता है हमारे स्पाइन के साथ। अब थोड़ी देर के लिए इसका उल्टा मान लेते हैं। अगर आशीष जी थोड़ा सा उनका पावर कम हो गया, कमज़ोर पड़ गए, और अनिल जी का पावर सेम टू सेम है, तो मैं पीछे की तरफ झुकूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही चीज़ें, लॉर्डोसिस या हाइपोलॉर्डोसिस, ये शेप में चेंज आया, आकृति बिगड़ के विकृति बन गई। तो इसके लिए ठीक करने के लिए हमें मसल्स को ठीक करना पड़ेगा, और इसके लिए कॉडा इक्विना प्लस तो देना ही देना पड़ेगा। बाकी अदर कंडीशन, अब इसके साथ साथ और क्या सिचुएशन है उसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि आगे हमें इंजरी ट्रीटमेंट देना है, या डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट देना है, या LBA देना है, या न्यू टिल्ट देना है। जैसे अगर थोड़ा बॉडी टेढ़ा भी हो गया होगा लेफ्ट राइट में, तो साथ में न्यू टिल्ट ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में हम लोगों ने 3 डिजीज़ के बारे में बात करी। पहला तो पैल्पिटेशन के विषय में, उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस के विषय में, और तीसरा हाइपोलॉर्डोसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप लोगों को बहुत सारी नई जानकारी मिली होंगी, और आप सबके साथ
हम सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। आप लोग ऐसे ही क्वेरीज मेरे को भेजते रहो ताकि हम लोग सेशन में उसको डिस्कस करें, ताकि बाकियों को भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।